माइक बंद करो, हिमांशु माइक बंद करो, पायल switch off your mics. Good morning students. Good morning. So today our topic is foreign trade. As you know, in 17th century we are rich in foreign trade. We exported so many types of precious stones, spices and other things to the world countries and just getting the precious things from outside. इस तरह से 17th सेंचुरी में हमारा जो एक्सपोर्ट था वो बहुत फ्लोरिश था, बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, ब्रिटिश रूल, ड्यू टू द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हेल्ड इन ब्रिटेन, द इंडिया इज जस्ट ट्रांसफॉर्मिंग एज अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड अ बिग कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स. यहाँ पर हम देखेंगे कि फॉरेन ट्रेड की कंडीशन क्या थी और ब्रिटिश रूल में क्या हो गई. India has been an important nation, trading nation since ancient time, but the restrictive policies of commodity production, trade and tariff pursued by the colonial government adversely affected the structure, composition and volume of India foreign trade. Consequently, India became an एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स. अब इंडिया क्या हो गया? एक्सपोर्टर हो गया प्राइमरी. पहले हम क्या करते थे? सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स का एक्सपोर्ट करते थे. नाउ वी आर द एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स लाइक रॉ सिल्क, कॉटन, वूल, शुगर, इंडिको एंड जूट. ठीक है. इन एशियन टाइम वी आर द सप्लायर ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स लाइक द सिल्क टेक्सटाइल, कॉटन टेक्सटाइल, स्पाइसेस. Now in British rule we are the exporter in the field of primary products and importer of finished consumer goods like the cotton, silk and woolen clothes. यानी जिन सेक्टर में हम मास्टर्स थे, जहां हमारा सिल्क, आपने पढ़ा था ढाका की मलमल वर्ल्ड फेमस थी. ऐसा कहा जाता है कि इतनी सॉफ्ट और महीन होती थी कि उसे एक माचिस की डिब्बी में पैक करके रखा जा सकता था. इसका मतलब जहां हम बहुत बड़े एक्सपोर्टर थे मैन्युफैक्चरिंग फील्ड के, लेकिन जो उनकी पॉलिसी थी, इनवर्स पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की, ट्रेड पॉलिसी थी, उसके कारण नाउ जब हम क्या हो गए? रॉ मटेरियल के सप्लायर हो गए और फिनिश गुड्स के कंज्यूमर हो गए. एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन. तो हम क्या क्या सप्लाई करते थे ब्रिटेन से? हमारा इंपोर्ट होता था कॉटन टेक्सटाइल, सिल्क टेक्सटाइल और लाइट मशीनरी हमें ब्रिटेन से इंपोर्ट करनी पड़ती थी. For all the practical purposes, Britain maintained a monopoly control over the India's export and import. और यही कारण था कि ब्रिटेन का फुल कंट्रोल था भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर. As a result, इसका रिजल्ट क्या हुआ? More than half of India's foreign trade was restricted to Britain, while with the rest was allowed with a few other countries. Restriction क्या था कि आपका जितना भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा ओनली ब्रिटेन से. It is restricted, bounded था. आप केवल ब्रिटेन से ही एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं. द सेकेंड थिंग जो यहाँ पे थी दैट इज सम अदर कंट्रीज और अलाउड. इसमें कुछ और कंट्रीज थी, जैसे यू जस्ट ट्रेड विद द चाइना, सिलोन, जिसे हम श्रीलंका उस समय, अब श्रीलंका कहते हैं, उस समय सिलोन के नाम से जानते थे, एंड पर्शिया विच इज नॉन एज अ ईरान प्रेजेंटली. तो ये ब्रिटेन के अलावा ये तीन कंट्रीज थे जिनसे भी इंडिया ट्रेड कर सकता था. The opening of the Suez Canal further intensified British control over India's foreign trade. और जब स्वेज कैनल डेवलप हुई उसके बाद तो ब्रिटिशर्स का इंडिया के ट्रेड पर फुल कंट्रोल हो गया. The most important characteristics of India's foreign trade throughout the colonial period was the generation of the large export surplus, but this surplus came a huge cost to the country's economy. ठीक है. इकोनॉमिक कंडीशन अगर हम इंडिया की देखें तो सरप्लस में था हमारा एक्सपोर्ट. ठीक है. हम बहुत ज्यादा रॉ मटेरियल बाहर सप्लाई करते थे, लेकिन ये सरप्लस किसी भी देश के लिए एक्सपोर्ट सरप्लस बहुत अच्छा सिग्नल होता है, लेकिन इंडिया के लिए कॉलोनियल पीरियड में जब एक्सपोर्ट सरप्लस था वो कंट्री के लिए बहुत बड़ी कॉस्टिंग था, क्योंकि बहुत बड़े हिसाब से भारत का रॉ मटेरियल विदेशों को सप्लाई हो रहा था. सेवरल एसेंशियल कमोडिटीज लाइक द फूड, ग्रेन एंड क्लोथ्स, बहुत सारी ऐसी नेसेसिटीज गुड्स थी जो देश में जिनकी कमी थी वो भी क्या की जा रही थी? एक्सपोर्ट की जा रही
थी, इवन देन द कैरोसिन ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारे प्रोडक्ट विदेशों में सप्लाई किए जा रहे थे। सो प्रॉब्लम क्या थी कि एक्सपोर्ट सरप्लस किसी भी देश के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इंडिया के लिए कॉलोनी रूल में क्योंकि नेसेसिटी वाली जो गुड्स थी, फूड ग्रेन्स थे, उन सबको बाहर भेजा जा रहा था, तो उसके प्राइसेस इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। फॉर स्कैर्सली अवेलेबल द डोमेस्टिक मार्केट, और यही कारण था कि क्योंकि कैरोसिन और फूड ग्रेन्स की को हम वहां पर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हमारे देश में उसकी स्कैर्सिटी कमी हो गई थी, जितनी इतनी कमी हो गई थी कि डोमेस्टिक मार्केट में बहुत ही हाई प्राइसेस उनकी हो गई थी। फर्दरमोर दिस एक्सपोर्ट सरप्लस डजंट रिजल्ट एनी फ्लो ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। पहले हम एक्सपोर्ट करते थे, हमें बदले में क्या मिलता था, गोल्ड और सिल्वर मिलता था, बट नाउ द इन ब्रिटिश रूल जो एक्सपोर्ट सरप्लस था उसके बदले वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ सिल्वर और गोल्ड into the India. Rather, this was used to make payments for the expenses incurred by an officer set up by the colonial government. बल्कि इस एक्सपोर्ट से जो भी इनकम होती थी उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट पे रन करने के लिए लगा दिया जाता था, यानी जितने भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उनका पेमेंट उन एक्सपोर्ट इनकम से किया जाता था। तो एक तरफ तो हमारे सप्लाई के कारण देश में जहाँ प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी, स्कैरसिटी हो गई थी गुड्स एंड सर्विसेज की, वहीं दूसरी तरफ भी हमारी वेल्थ का ड्रेन हो रहा था। Rather, this was used to make the payment for the expenses incurred by an officer set by the colonial government in Britain. Expenses on war, again fought by the British government and the import of invisible. और दूसरी तरफ ब्रिटेन जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ रहा था उन सभी के खर्चे हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस से जा रहे थे। And the import of invisible item, all which led to be the drain of India's wealth. और invisible item के थ्रू, जो दिखाई तो नहीं दे रहा था, के थ्रू इंडिया का जो पैसा था बिना किसी हिसाब के बाहर जा रहा था। सो दिस इज द कंडीशन ऑफ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। ये वो स्थिति थी कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो था उसमें ट्रेड पॉलिसी इतनी इनवर्स थी कि जहां हमारे एक्सपोर्ट सरप्लस में भी थे, लेकिन वो इंडियन इकोनॉमी के लिए कहीं भी बेनिफिशियल नहीं थे। यहां तक समझ में आ गया? नाउ आगे देख लिया डेमोग्राफिक कंडीशंस, ठीक है। डेमोग्राफिक कंडीशन मतलब पॉपुलेशन की क्या स्थिति उस समय थी। वेरियस डिटेल्स ऑफ अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस ऑफ 1881। सबसे पहले जो पॉपुलेशन कैलकुलेट की गई थी उसका मेजरमेंट किया गया था वो 1881 में, यानी फर्स्ट जो सेंसस है दैट वाज कैलकुलेटेड ऑन 1881। Through suffering from the certain limitations, it revealed the unevenness of India's population growth. ये जो सेंसस हुआ था इसने बताया कि जो पॉपुलेशन की ग्रोथ है इंडिया की वो अनइवन है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटिश का प्रेशर बहुत ज्यादा था, हमारे जो ट्रेड्स थे वो डिक्लाइन हो रहे थे, फॉरेन पॉलिसी हमारी फेवर में नहीं थी। इन सभी कंडीशंस के कारण इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग नहीं थी, इसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पॉपुलेशन ग्रोथ पर भी पड़ा। यहाँ आप देखेंगे ठीक है, दे रखा है कि ट्रेड थ्रू द स्वेज कैनल, जो स्वेज कैनल डेवलप की थी ब्रिटिशर्स ने, उसके थ्रू कैसे व्यापार होता था। स्वेज कैनल एंड आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ अक्रॉस द स्ट्रीम्स ऑफ स्वेज इन नॉर्थ ईस्टर्न इजिप्ट। ये वो एरिया था जहां से ब्रिटिशर्स मोस्ट टाइम हमारा जो व्यापार वहां से स्वेज कैनल से होता था। इट कनेक्टेड द पोर्ट सेट ऑन द मेडिटेरियन सी विद द गल्फ ऑफ स्वेज, ठीक है। ये वो स्वेज कैनल वो थी जो मेडिटेरियन सी को गल्फ ऑफ स्वेज से जोड़ती है, एन आर्म ऑफ रेड सी। द कैनल प्रोवाइड अ डायरेक्ट रूट फॉर शिप्स ऑपरेटिंग बिटवीन। ये जो कैनल थी स्वेज कैनल वो एक डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करती है, ठीक है। स्वेज कैनल डेवलप अ डायरेक्ट रूट फॉर द ब्रिटेन एंड इंडिया, जो ट्रेड होता था उसके लिए बिटवीन द यूरोपियन और अमेरिकन पोर्ट्स एंड पोर्ट्स लोकेटेड इन द साउथ एशिया, अफ्रीका और ओशियानिक बाय द डूइंग वे विद द नीड ऑफ सेल अराउंड अफ्रीका। तो इस तरह से स्वेज कैनल था वो एक डायरेक्ट रूट कनेक्टिविटी बताती थी एशियाटिक कंट्रीज से। Strategically and economically, it is one of the most important
वाटरवे इन द वर्ल्ड। ऐसा माना जाता है कि सबसे ज्यादा इकोनॉमिक वाटरवे ये था, क्योंकि डायरेक्ट ये इंडिया का कनेक्शन ब्रिटेन से और अदर कंट्रीज से कर रहा है। इट ओपनिंग इन 1869, सबसे पहले ये 1869 में स्टार्ट हुआ। रिड्यूसेस द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड मेड एक्सेस टू इंडियन मार्केट इजियर। और ये ऐसा मार्ग था जिसने जो कॉस्टिंग थी वो ट्रांसपोर्टेशन की धीरे धीरे कम कर दी थी। सो द ब्रिटिशर्स डेवलप्ड द स्वेज कैनल फॉर देयर इकोनॉमिक वेलफेयर। हम बात कर रहे थे डेमोग्राफिक की, तो सबसे पहले डेमोग्राफिक 1881 में हमने सेंसस स्टार्ट किया इंडिया में। एवरी 10 years द सेंसस ऑपरेशंस वर कैरिड आउट, और इसके बाद हर 10 सालों में जनगणना स्टार्ट हुई। Before 1921, India was in the first stage of demographic transition. 1921 से पहले वो इंडिया सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में चल रहा था। The second stage of transition began after 1920, और सेकेंड स्टेज स्टार्ट हुई 1920 के बाद। Neither the total population of India nor the rate of population growth at this stage was very high. ये वो स्टेज थी 1921 तक कि जब हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नहीं थी। The various social development indicates were also not quite encouraging. The overall literacy level was less than 16%. जो हमारा डेवलपमेंट था वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। इवन देन जो लिटरेसी की रेट थी वो सिर्फ 16% थी। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है हमारे डेमोग्राफिक सेंसस का कि 16% तक ही लिटरेसी की रेट थी। आउट ऑफ दिस द फीमेल लिटरेसी लेवल वाज एट द नेग्लिजिबल, यानी जो उसमें भी फीमेल जो लिटरेसी का रेट था वो और भी कम पाया जाता है। यानी जहां मेल लिटरेसी 16% है, फीमेल लिटरेसी तो काउंटेबल भी नहीं है, उसकी पेशेंट तो और भी कम माना जाता है। लो एवन द 7% ओनली, यानी महिलाओं में साक्षरता का दर मात्र 7% था। Public health facilities were either unavailable to a large chunk of population, यानी पब्लिक सर्विसेज क्या होती है, जैसे आपका ये रोड है, वाटर सप्लाई है, ये पब्लिक सर्विसेज या हेल्थ फैसिलिटीज है, उस समय ना के बराबर थी। किसी तरह की पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट के द्वारा नहीं दी जाती थी। When available were highly indicates consequently water and airborne diseases, और यही कारण था कि वाटर और एयरबॉर्न डिसीजेस वर ह्यूजली रैम्पेंट एंड टुक अ ह्यूज टोल ऑन द लाइफ, और यही कारण था क्योंकि पब्लिक फैसिलिटीज नहीं थी, इसलिए ज्यादातर एयर और वाटर से होने वाली डिजीजेस एक पैंडेमिक के रूप में काम करती थी, महामारी के रूप में फैल जाती थी। द ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वाज वेरी हाई एंड इन दैट particularly the infant mortality was quite alarming, यानी जो जीवन की मृत्यु दर थी, प्रत्याशा थी, वो बहुत कम थी जीवन की प्रत्याशा, और मृत्यु दर बहुत ज्यादा हाई थी। इवन चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट वाज आल्सो अलार्मिंग, यानी बहुत ज्यादा हाई मानी जाती थी। was quite alarming, about 218 per 1000 in constant to the present infant mortality rate 33 पर 1000। आज हम देखते हैं कि 1000 बच्चे का जन्म लेते हैं तो उसमें से 33 बच्चों की मृत्यु होती है, लेकिन उस समय ये 218 पाई जाती थी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी बच्चों के जीवन की प्रत्याशा बहुत कम थी उस समय। लाइफ एक्सपेक्टेंसी आल्सो इज 32, जीवन जीने की प्रत्याशा भी कितनी थी, ओनली 32 थी। जो आज हम देखते हैं, आज एक औसत जीवन है वो 65 से लेकर 70 साल माना जाता है, लेकिन उस समय ब्रिटिश रूल में क्योंकि फैसिलिटीज नहीं थी, ना मेडिकल फैसिलिटीज थी, ना कोई पब्लिक फैसिलिटी दी जा रही थी, इसलिए जीवन की जो प्रत्याशा थी ओनली 32 ईयर्स ही, यानी एक एवरेज व्यक्ति 32 ईयर्स की लाइफ को सर्वाइव कर पाता था, उसके बाद उसे कोई ना कोई डिजीजेस हो जाती थी। In the absence of reliable data, it is difficult to specify the extent of poverty at the time. लेकिन उस समय सेंसस तो स्टार्ट हो गया था, लेकिन डेटा के अभाव में हम बता नहीं सकते कि पॉवर्टी का लेवल उस समय क्या था। But there is no doubt that extensive poverty prevailed in India during the colonial rule. लेकिन ये बात साफ दिखाई दे रही है क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड हो गया था, एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंस 80% तक बढ़ गया था। Now we are just exporting agriculture product only.
तो ये बात क्लियर थी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज तो बिल्कुल डिक्लाइन हो गई थी, हैंडीक्राफ्ट बिल्कुल स्पॉइल हो गया था, तो अनएम्प्लॉयमेंट के कारण डेफिनेटली पॉवर्टी का लेवल तो हाई रहा होगा. इंडिया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड विच कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द वर्सनिंग प्रोफाइल टू इंडियाज पॉपुलेशन ऑफ द टाइम. और यही कारण है कि जो इंडिया पॉपुलेशन थी उस समय सबसे खतरनाक स्थिति में चल रही थी. कैसे चल रही थी? लिटरेसी की रेट ओनली 16% इन मेल, इवन फीमेल में तो वो 7% ही है. अगर हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट देखें, बच्चों की मृत्यु दर देखें, तो 218 चल रही है पर 1000 पर. इसी तरह से जीवन जीने की प्रत्याशा को देखते हैं, ओनली 32 इज देयर. तो इन सब चीजों से ये पता चलता है कि इकोनॉमिक कंडीशन इतनी खराब थी कि लोगों को लाइफ को सरवाइव करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी. तो ये हो गया आपका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर. नाउ वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर. ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड द ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया distribution of working persons according across different industries and sectors shows the little sign of change. अगर हम हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखते हैं कॉलोनियल रूल में, तो उसमें भी ज्यादा चेंज नहीं आया था. द एग्रीकल्चर सेक्टर काउंटेड फॉर द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्क फोर्स. उस समय भी सबसे ज्यादा जो वर्क फोर्स थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही लगी हुई थी. ऐसा कहा जाता है कि 70 to 75%, while the manufacturing and the services sector accounted only for the 10 and 15 to 20% respectively. ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी. यूजुअली रिमेन एट हाई 7 to 75%, while the manufacturing and the services sector accounting for the only 10 to 15%. जहां हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे पहले 17th सेंचुरी में बहुत ज्यादा डिपेंडेंस थी हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे, अब वो सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर घटकर 15 से 20, पहले 10% और फिर और भी डिक्लाइन हो गया. Another striking aspect was the growing regional variation. Parts of the then Madras Presidency, comprising or the present day states of Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Kerala and Karnataka, Bombay, Bengal witnessed decline in the dependence of the workforce on the agriculture. इस तरह से डिस्पैरिटीज भी थी. कुछ राज्यों में तो एग्रीकल्चर का डिपेंडेंस बहुत ज्यादा था, कुछ राज्यों में एग्रीकल्चर का डिपेंडेंस कम था. तो इसलिए कॉलोनियल रूल में कोई कोशिश नहीं की गई इस डिस्पैरिटीज को दूर करने की, या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्टिविटी करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया गया. With a commensurate increase in the manufacturing and the services sector, however, there had been a increase in the share of workforce in the agriculture during the same time. और यही कारण था क्योंकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को इतना वेटेज नहीं दिया जा रहा था, और यही कारण था कि एग्रीकल्चर पर ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन बेस होने लगी. क्योंकि 17th सेंचुरी में वी आर डिपेंडेंट ऑन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर. हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर भी बहुत डेवलप था और हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत डेवलप था, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं. बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट हम यहाँ पर देखते हैं द हैंडीक्राफ्ट डिक्लाइन, द फॉरेन ट्रेड एस्पेक्ट्स आल्सो चेंज. सो ड्यू टू दीज कंडीशन जो हमारा फॉरेन ट्रेड था घटने लगा, तो वर्कफोर्स जो था वो अनएम्प्लॉयड हो गई और एग्रीकल्चर साइड में 80 to 85% पॉपुलेशन डिपेंड हो गई. There had been an increase in the share of workforce in the agriculture during the same time in states such as Odisha, Rajasthan and Punjab. इसने कहा कि जैसे जैसे हम देख रहे हैं डिस्पैरिटीज भी देख रहे हैं, कुछ राज्यों में एग्रीकल्चर का प्रपोर्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया था, और ये इस बात का साइन था कि इंडियन इकोनॉमी फॉरवर्ड होने की जगह बैकवर्ड पोजीशन में जा रही थी. जहां 17th सेंचुरी में इंडियन एक बहुत बड़े एक्सपोर्टर के रूप में उभर कर आई थी, वहीं 18 और 19th सेंचुरी में वो एक्सपोर्टर्स की इमेज डिक्लाइन हुई. अब हम मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स का एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे, नाउ वी जस्ट एक्सपोर्टिंग द रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टिंग द फिनिश्ड गुड्स. तो जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था इंडिया का, दैट हैज चेंज. वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ चेंज हो चुका था. ठीक है, आज यहाँ तक पढ़ेंगे, समझ में आ गया यहाँ तक?
यस मैम। आप यहाँ क्वेश्चन लिखिए, एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिखिए। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुएज कैनल, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सुएज कैनल। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, why infant mortality rate was high, why infant mortality rate was high during the colonial rule, why infant mortality rate was high during the colonial rule। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, explain the economic structure, explain the economic structure of Indian economy during the British rule, during the colonial rule या British rule, ऐसा लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखिए, why India transform itself as a big exporter of raw material, during the British या colonial rule। लिख लिए? कितने क्वेश्चन हो गए? 4। ओके, ये क्वेश्चन आप अपनी कॉपी में करेंगे ना, शॉर्ट टाइप आंसर्स हैं। ओके, आज इतना ही करेंगे। हैव ए नाइस डे, थैंक यू। थैंक यू मैम।